हेलो एस्पिरेंट्स, मैं नवनीत त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सबका एग्जाम सी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। यहां हम आपको प्रोवाइड कराएंगे फुल सिलेबस कवरेज ऑफ एनसीईआरटी बायोलॉजी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एनसीईआरटी बायोलॉजी वेरियस मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे कि नीट हो गया और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे सीयूसीटी, जिसका कि क्रेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि इसमें बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करने वाली हैं। डीयू, जेएनयू, बीएचयू, ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो नया सीयूसीटी यानी कि 2021 होगा, इसमें इतनी सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करेंगी। और यहाँ पे भी अगर डोमेन सब्जेक्ट अगर आपके बायो हैं तो आपके लिए एनसीईआरटी की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट हो गया, यहाँ पे एक एक क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी के छोटे छोटे लाइन से भी उठकर आते हैं। तो ऐसे में एनसीईआरटी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और तभी जाके आप कंसेप्ट को क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि नीट जैसे एग्जाम्स हो गए, यहाँ पे कंसेप्चुअल क्वेश्चन ही ज़्यादा आते हैं। तो इसके लिए आपको अपनी कंसेप्ट को बहुत अच्छे से तैयार रखना होगा, एक एक कंसेप्ट क्लियर रखना होगा। और आज हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 11th, ठीक है, इसका पहला चैप्टर। ठीक है, तो यूनिट 1 देखेंगे। जब आप सिलेबस देखेंगे तो वहाँ पे आप पाएंगे कि जो यूनिट 1 दिया है, इसमें जो पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, ये यूनिट है आपका। इसमें पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। आने वाले समय में हम सारे यूनिट सारे चैप्टर कवर करेंगे 11th के 12th के। अभी हम चैप्टर 1 कंप्लीट करेंगे, यानी कि चैप्टर 1 शुरू करने वाले हैं और इसमें हम टॉपिक वाइज ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम कम समय में आपको ज़्यादा कंटेंट और बढ़िया कंटेंट देना चाहते हैं। तो टॉपिक वाइज हम करेंगे और बाकी जो नीट एंट्रेंस एग्जाम जो कि अगस्त में होना तय है पहले से, तो अगर ऐसा होता है तो हम आने वाले समय में ये भी कुछ वीडियोस हो गए टॉपिक वाइज, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वहाँ से क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर वाइज एमसीक्यू या इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये सब आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभी हाल फिलहाल शुरुआत में हम शुरू करते हैं यूनिट 1 का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूनिट 1 जो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, इसका जो चैप्टर 1 है वो है द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, अब लिविंग वर्ल्ड जैसा कि हमको पता चल रहा है, जैसे आप सभी को भी पता है कि जो लिविंग वर्ल्ड है इसमें क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होंगे। ठीक है, तो जो लिविंग वर्ल्ड है यानी कि जो भी चैप्टर 1 है, यहाँ पे बस आपको शुरुआत में जो एनसीईआरटी के 4 से 5 पेजेस दिए हुए हैं, चूंकि एनसीईआरटी का जो पहले ही पेज पे यानी कि इंट्रोडक्शन में ही जो दिया हुआ है एक साइंटिस्ट जो कि अर्नस्ट मेयर है, इनके बारे में भी आप जरूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। बाकी हम एक एक चीज कवर करेंगे, तो आप परेशान ना हो, बस ट्रस्ट के साथ पढ़िए। और जो लिविंग वर्ल्ड में है, यहाँ पे 4 से 5 पेज में जो निचोड़ है वो ये है कि व्हाट इज लिविंग। अगर आप ये जान लेते हैं कि लिविंग क्या है, तो एनसीईआरटी के ये जो शुरुआती 4 से 5 पेजेस हैं, ये पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो हम यही जानते हैं कि सबसे पहले शुरू करते हैं कि लिविंग क्या है। तो शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही कि लिविंग क्या है, जो चलता है, जो सांस लेता है। ठीक है, तो ये सब हम छोटे मोटे कंसेप्ट तो जानते हैं, लेकिन अब आप 11th में आ गए हैं तो यहाँ पे आपको इतने से तो काम चलेगा नहीं। तो एनसीईआरटी में 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं लिविंग को लेकर, और ये पांचों पॉइंट अपने आप में बहुत ही ज्यादा ब्रॉड और कंसेप्चुअल है, तो इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहला पॉइंट है जो लिविंग के लिए, वो ये है कि ग्रोथ। दूसरा जो है वो है रिप्रोडक्शन। तीसरा है आपका मेटाबॉलिज्म। चौथा है आपका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। और पांचवा और आखिरी पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया है वो है कॉन्शियसनेस। तो ये 5 पॉइंट्स हैं। अब इसी पे व्हाट इज लिविंग जो 4 से 5 पेज है, ये इन्हीं 5 पॉइंट्स पे घूम फिर रहे हैं। तो इनके बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर आप पढ़ेंगे एनसीईआरटी तो आपको लगेगा कि कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये जो ग्रोथ रिप्रोडक्शन है, इसको एनसीईआरटी ने बताते बताते ये कहा है कि ये सिंपली कैरेक्टर्स हैं लिविंग के। अब इनको कैरेक्टर्स कह दिया, और ये मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्शियसनेस है, इनको डिफाइनिंग कैरेक्टर्स कह दिया, यानी कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स कह दिया।
अब कुछ तो अंतर है यहाँ पे, सिर्फ कैरेक्टर और डिफाइनिंग कैरेक्टर, यही हम समझ लेंगे तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम पढ़ेंगे। लिविंग में ग्रोथ क्या है, रिप्रोडक्शन क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कॉन्शियसनेस क्या है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, व्हाट इज ग्रोथ। तो जब हम ग्रोथ शुरू करेंगे, ठीक है, तो ग्रोथ के बारे में आपको बता दें कि जो ग्रोथ है ये होता है किसी भी चीज का इंक्रीज होना। इतना तो हम लोग समझते हैं, ग्रोथ मतलब क्या, इंक्रीज होना, यही हमें समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन उठ के आता है एनसीईआरटी से, बहुत सारी एग्जाम्स में, असर्शन रीजन में भी आ गया, ठीक है, वहां भी आ जाता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। तो क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है। बाकी ग्रोथ की डिफिनेशन तो सभी जानते हैं, तो जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ का, ये हमें याद रखना है, और इसको समझ गए आप तो ग्रोथ समझ गए। तो जो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स है ये डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है। तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ है इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो ये हो गया आपका ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। अब देखिए, ग्रोथ में आपको पता है कि दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, आपने बहुत पहले ही पढ़ा होगा। ठीक, तो मान लीजिए यूनिसेलुलर हो गया एक, मल्टीसेलुलर हो गया। मल्टीसेलुलर में हम लोग आते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है कि जो यूनिसेलुलर हो गया, मल्टीसेलुलर हो गया, उनमें सब में ग्रोथ क्या होगा, सेल डिवीजन से होगा। ठीक, सेल डिवीजन ये हमको पता है कि इससे ग्रोथ होता है। बाकी जो सेल डिवीजन होता है, अब इसका तरीका अलग अलग है। ठीक है, अब प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, उन सब में जैसे प्लांट्स हो गए, इनमें जो सेल डिवीजन होता है वो अलग तरीके से होता है, जो एनिमल्स होता है उनमें अलग तरीके से होता है। बस जो एनसीईआरटी में दिया है उस पर फोकस करते हैं। उसमें दिया है एनसीईआरटी में, जो प्लांट्स होता है उनमें कंटिन्यूअस ग्रोथ होता है, यानी कि उनमें ग्रोथ कभी रुकता नहीं है। बाकी एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है अप टू सर्टेन एज होता है। ये याद रखने वाली बात नहीं है, समझने वाली बात है। अब जैसे हमारा ही जो ग्रोथ है एक लिमिट तक होता है, किसी का भी हो, ह्यूमन बींग्स जो भी हो गए, तो उनमें जो एनिमल्स में जो ग्रोथ होता है वो कुछ लिमिट तक होता है, 10 से 15 साल तक या 20 साल तक हाइट बढ़ी, उसके बाद से ऐसा थोड़ी होता है कि बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं, मतलब एकदम बढ़ते ही जा रहे हैं, यानी कि हाइट जाके कुछ समय बाद रुक जाता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फाइनाइट ग्रोथ हुआ किसमें, एनिमल्स में, और प्लांट्स में कंटिन्यूअस ग्रोथ है, यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रोथ होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्लांट्स और एनिमल में सेल डिवीजन जो होता है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, और प्लांट्स एनिमल में अलग अलग तरीके से होता है। बस यहाँ ग्रोथ में आपको ये ध्यान रखना है कि ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ क्या है, तो इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए, अब क्या है कि जो इंक्रीज इन बॉडी मास जो है, इसको तो हमने मान लिया भाई, ठीक, क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। ठीक है, एनसीईआरटी में ऐसा लिख दिया, इंक्रीज इन बॉडी मास कंसीडर ए क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ। तो इस आधार पे अगर आप मान रहे हैं कि इंक्रीज इन बॉडी मास क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ है, इसको समझिए, तो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी तो ग्रो हो जाते हैं वो। अगर मान लीजिए कि आप मास को, बॉडी मास के जो इंक्रीज है उसको आप ग्रोथ का क्राइटेरिया मान लेते हैं, तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में भी होते हैं। अब आप पूछेंगे कि नॉन लिविंग में कैसे ग्रोथ होता है, तो आपको ध्यान होगा कि जो माउंटेन्स हो गए, सैंड्स हो गए, ठीक है, उनमें क्या होता है कि इधर उधर से आधी तूफान चला, फिर वहां से उड़ के वहां गया, फिर वहां से उड़ के वहां गया। तो ये जो बॉडी मास होता है, हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो छोटा पहाड़ था अब इतना बड़ा हो गया, चाहे कोई सैंड माउंट्स हो गया, अरे तो छोटा था इतना बड़ा हो गया, तो उसको आप क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे ना। लेकिन वो तो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसको नहीं मान सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ग्रोथ जो है डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा जो हम शुरू में बात कर रहे थे कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये कैरेक्टर हो गया, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स हो गया। तो अगर आप इसी को लॉजिकली समझेंगे तो ये चैप्टर, यानी कि जो एनसीईआरटी के शुरुआती 4 से 5 पन्ने हैं, वो पूरी तरह क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि ग्रोथ डिफाइनिंग कैरेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे तो ट्विन कैरेक्टरिस्टिक मान लिया हम, इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन हम नॉन लिविंग के पास गए तो वहां भी भाई बॉडी मास, उसने कहा कि मेरा भी तो बॉडी मास बढ़ रहा है, तो भाई देखो मैं लिविंग हो गया। तो नॉन लिविंग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें भी ऐसा होता है कि बॉडी मास का इंक्रीज मान लिया जाता है ग्रोथ। तो ऐसे में ये डिफाइनिंग फीचर, यानी कि डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं हुआ लिविंग का। ठीक, डिफाइनिंग का मतलब ये है कि वहां पे कोई एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए, अगर उसमें है तो उसमें होना ही चाहिए। हर
जो भी टर्म एंड कंडीशन है उसको फॉलो करे, तब जाके वो डिफाइनिंग कैरेक्टर होगा। अब दूसरा जो हम पढ़ेंगे कैरेक्टर, वो ये है कि रिप्रोडक्शन क्या है। तो ये पहला फीचर हमने पढ़ लिया लिविंग का। दूसरा फीचर हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जैसा कि आप सभी को पता है, आपने थोड़ा बहुत कंसेप्ट पढ़ा होगा, ठीक। तो जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह का होता है, ठीक है। अब ये दो तरह के कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका एसेक्सुअल और दूसरा होता है आपका सेक्सुअल, ठीक। अब जो एसेक्सुअल होता है ये होता है अनफेवरेबल कंडीशन में। ये पूरा का पूरा निचोड़ है एनसीईआरटी का। अगर आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को देख के जा रहे हैं तो बहुत कम समय में आप बहुत अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे। और ये जो सेक्सुअल है ये होता है फेवरेबल कंडीशन में। अब पता है कि सेक्सुअल में क्या होता है, बोथ पेरेंट्स यानी कि मेल और फीमेल दोनों भाई फ्यूजन होना चाहिए उनका, ठीक। और यहाँ पे एसेक्सुअल में इतना तो बेसिक पता है कि यहाँ पे सिंगल पेरेंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि आइडेंटिकल प्रोडक्शन हो जाता है प्रोजेनी का, तो इसी को कहा जाता है क्लोन्स। तो क्लोन्स यहाँ बनता है, ये इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल में समझना और याद रखना। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी होता है वो उसके पेरेंट्स से अलग होते हैं, और उसमें जो फीचर्स होता है लेस और मोर सिमिलर टू पेरेंट होता है, यानी कि क्लोन यहाँ नहीं बनता है। अगर पूछ ले कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन बनता है तो आप बोलेंगे नहीं। कहाँ बनता है, एसेक्सुअल में, क्योंकि वहाँ पे आइडेंटिकल प्रोजेनी बन जाते हैं। अब एसेक्सुअल बहुत तरीके से होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जैसे कुछ दिए हुए एग्जांपल्स एनसीईआरटी में, स्पोर हो गया फंजाई में, बर्डिंग हो गया आपका ईस्ट एंड हाइड्रा में, ठीक है। तो ये सब एसेक्सुअल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन है। रीजेनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजेनरेशन प्लेनेरिया में होता है, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन आपका होता है, ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आता है, सर्सन रीजन में भी आ जाता है फ्रेगमेंटेशन ऑकर इन, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है फंजाई, फिलामेंटस, एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मॉसेज। तो इन सब में होता है फ्रेगमेंटेशन। तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम क्वेश्चन की तरह पढ़िए तब जाके आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर कर पाएंगे। बाकी अगर आप थ्योरी की तरह पढ़ेंगे तो बोर्ड एग्जाम्स में आपके अच्छे नंबर आ जाएं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अच्छे नंबर आए, अच्छे स्कोर आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक। तो ये हमने पढ़ा कि जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिल्स हो गए, जैसे बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, यूनिसेलुलर एल्गी हो गया, अमीबा हो गया, इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, रिप्रोडक्शन इसका जो होता है ना, ये इक्वल टू होता है किसके, ग्रोथ के। यानी कि रिप्रोडक्शन और ग्रोथ एक ही बात है, या तो ये ग्रोथ करें तब भी इनके लिए प्रोडक्शन के बराबर ही है, ठीक है। और तो इसी को इसको कहा जाता है, ये सिनोनिम्स है, ठीक, एक समान है। क्योंकि यहाँ पे जो ग्रोथ होता है वो बेसिकली ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन वो क्या है, सिंपली नंबर ऑफ सेल का बढ़ना है, ठीक। तो बोथ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ सिंपली डिवाइड करते हैं, अपने नंबर को इंक्रीज करते हैं, और फिर बोथ रिप्रोडक्शन और ग्रोथ इसलिए सिनोनिम्स हो गया इनमें। तो बैक्टीरिया, यूनिसेलुलर एल्गी, अमीबा, इन सब में ग्रोथ रिप्रोडक्शन सिनोनिम है, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर ऑफ सेल का इंक्रीज होता है वो सिनोनिम्स होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल और ग्रोथ, ठीक है। तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ इंपॉर्टेंट बातें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। और रिप्रोडक्शन को भी, अब देखिए यहाँ भी लिखा हुआ था ना कैरेक्टर्स, तो रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं बोला। अब क्यों नहीं बोला, यही तो लास्ट में कंक्लूजन निकालना है। इसी पे शुरुआती जो 4 से 5 पेज है, जो कि मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इसी पे बेस्ट है पूरी तरह कि डिफाइनिंग फीचर है नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ग्रोथ नहीं था, ये रीजन हमने जाना। अब रिप्रोडक्शन क्यों नहीं है, ये रीजन भी हम जानते हैं। तो रिप्रोडक्शन ऑल इंक्लूसिव और डिफाइनिंग फीचर नहीं है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, एनसीईआरटी में दी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि म्यूल्स हो गया, देखिए एक्सेप्शन हमने बोला ना कि जहाँ एक्सेप्शन आया वहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं हो गया, म्यूल हो गया, वर्कर बी हो गया फीमेल, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हो गए, ठीक। तो ये नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, तो लिविंग लेकिन नहीं रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए जो रिप्रोडक्शन है ये भी ऑल इंक्लूसिव और डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो दो कैरेक्टर्स हमने पढ़ा अभी तक, और दोनों में ये जाना कि ये कैरेक्टर्स क्यों है और ये डिफाइनिंग कैरेक्टर्स क्यों नहीं है। तो इसी पे बेस्ट है पूरी की पूरी जो शुरुआती 4 से 5 पेजेस हैं एनसीईआरटी के। और जो तीसरा
और बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है लिविंग का, वो है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटाबॉलिज्म क्या है। तो एनसीईआरटी में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि ये है सम टोटल ऑफ, ठीक है, सम ऑफ टोटल मेटाबॉलिक रिएक्शन, और या कह लीजिए कि केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी। तो ये सब हो गया मेटाबॉलिज्म, जो भी डाइजेशन ये सब जो होता है, खाना का इंटेक से लेकर डाइजेशन तक जो भी मतलब क्रियाएं होती हैं, वो सब के सब मेटाबॉलिज्म में ही आते हैं। ठीक, अब ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा था कि ये क्या है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है। अब यही तो समझना है, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है तो क्यों नहीं है, अगर ठीक है और क्यों नहीं है, बस इसी के बीच में सारा का सारा एनसीईआरटी का जो भी कंसेप्ट है वही है शुरुआत का। तो डिफाइनिंग फीचर है क्योंकि यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। हमने बोला शुरू में कि अगर एक्सेप्शन नहीं हो तो नो एक्सेप्शन, यानी कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में मेटाबॉलिज्म होता है। दैट्स वाई ये हो गया आपका डिफाइनिंग फीचर। और जितने भी प्लांट्स हो गए, ठीक, ये भी एनसीईआरटी में दिया है, एनिमल्स हो गए, फंजाई, माइक्रोब्स, लिविंग ऑर्गेनिल्स, ये सब के सब मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट करते हैं, यानी कि इन सब में मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे नोट करने वाली ये चीज है कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन ऑकरिंग इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स। ठीक है, आइसोलेटेड जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है ऑकरिंग इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। तो यहाँ पे ये समझना है आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो इन विट्रो होता है, ठीक, ये तो लिविंग मतलब लिविंग थिंग्स नहीं है, लेकिन ये लिविंग रिएक्शन है। तो यहाँ पे अगर एक्सेप्शन की बात आती है तो ये आपको दिमाग में आएगा, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ये है लिविंग रिएक्शन। क्योंकि ये सिमिलर है, जो भी हमारे बॉडी में हम प्रोवाइड करते हैं कंडीशन, ठीक वैसा ही कंडीशन यहाँ भी प्रोवाइड किया जाता है इन विट्रो कंडीशन में, प्रोवाइडेड सिमिलर टू आवर बॉडी कंडीशन। तो ये है मेटाबॉलिज्म का फीचर, मेटाबॉलिज्म क्या है, ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टी क्यों है, तो इसी पे मेटाबॉलिज्म का सारा कंसेप्ट टिका हुआ है। नेक्स्ट फीचर जो है वो है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको बता दें कि जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है आप सभी को पता है, जैसे घर में जो ईंट होता है ना वही बेसिक यूनिट होता है, वैसे ही जो सेल है हमारे शरीर का, हमारे जीवन का बेसिक यूनिट है लाइफ का। इतना तो बेसिक कंसेप्ट पता ही है। और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, यानी कि मोर देन वन सेल हो या एक सेल हो, ये सब के सब किससे बने हुए हैं, सेल से। हमने बोला ना बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो इंटरेक्शन अमॉन्ग सेल जो होते हैं, यही जो सेल होता है यही मिलके बनाता है टिश्यू, यही टिश्यू मिलके बनाते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से जाके आपका बन जाता है ऑर्गेनिज्म। तो ये है पूरा प्रोसीजर। अब यही जो सेल है यहाँ देखेंगे बेसिक यूनिट इसलिए है क्योंकि यही सेल रिस्पॉन्सिबल है, इसी सेल की वजह से ये सारा का सारा प्रोसेस चल, ठीक है। तो इसीलिए सेल को कहा जाता है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये है सेल के बारे में। इसीलिए जो सेल है यहाँ पे देखेंगे कि सभी ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, ये सब में सेलुलर सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, इसी से ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इसीलिए जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज और फीचर्स है, यानी कि ये भी हो गया आपका डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। तो जो हमने शुरू में बात किया था कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है तो क्यों है ये आप जान गए, तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक। अब जो आखिर में आता है वो है आपका कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस में आपको बता दें कि ये जो है कॉन्शियसनेस जो आखिरी फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक, तो ये है एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। जैसे आप कॉन्शियस ही नहीं है, आप जहाँ आपका दिमाग कहीं और है, शरीर कहीं और है, तो ऐसे में मतलब आप कॉन्शियस नहीं है, ठीक है। तो एबिलिटी टू सेंस सराउंडिंग और इन्वायरमेंट, जो भी इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस होता है इन सब से हम लोग अवेयर होते हैं, तो यही होता है कॉन्शियसनेस।
और इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी में ये है कि ये मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर है। तो क्वेश्चन आए एग्जाम में कि मोस्ट ऑब्वियस एंड कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आप बिना सोचे टिक करें कॉन्शियसनेस। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट, इसमें तो सारी की सारी लाइनें इम्पोर्टेंट है जो भी एनसीईआरटी में दी हुई हैं। तो इसमें ये आता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म हो गए, ठीक, प्रोकैरियोट से लेके मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो हुए ना यूकैरियोट, इन सब में क्या होता है, कैन सेंस एंड रेस्पॉन्ड टू इन्वायरमेंट। ये सब सेंस और रेस्पॉन्ड कर सकते हैं इन्वायरमेंट, लेकिन जो खास बात ये है कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स, इनके पास ही ओनली हैव एबिलिटी टू सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस की एबिलिटी ओनली ह्यूमन बीइंग्स में होती है। बाकी जितने ऑर्गेनिज्म हैं प्रोकैरियोट से मोस्ट कॉम्प्लेक्स, उन सब में कॉन्शियसनेस होता है, यानी कि वो इन्वायरमेंट के प्रति रिस्पॉन्ड करते हैं, सेंस करते हैं, ठीक। तो ये जो इम्पोर्टेंट है कि ह्यूमन बीइंग्स में होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से आने के पूरे एक्सपेक्टेशन है कि ये मोस्ट ऑब्वियस फीचर है, ऑल ऑर्गेनिज्म सब में कॉन्शियसनेस होता है, और जो ह्यूमन बीइंग्स होता है उसमें होता है सेल्फ कॉन्शियसनेस। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, नीट में भी तो आते ही है ये क्वेश्चन। अब देखिए रेस्पॉन्स करने के तरीके, अब जैसे हमने वहाँ पढ़ा ना सेल डिवीजन में प्लांट्स में कैसे हुआ, एनिमल्स में कैसे हुआ, तो वैसे ही रेस्पॉन्स करने के तरीके, प्लांट्स में कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, एनिमल कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। तो एनिमल में जो रेस्पॉन्स होता है वो 3 तरह से होता है, बिहेवियरल हो गया आपका, फिजिकल हो गया और केमिकल हो गया। बाकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं उनसे ये करते हैं रिस्पॉन्ड। और प्लांट्स में ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं। प्लांट्स में आपको मॉर्फोलॉजिकल, उनकी मॉर्फोलॉजी ऐसी हो जाती है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ऐसा केमिकल ही सीक्रेट करते हैं कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म उनको नहीं मतलब खाते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल फैक्टर हो गए जैसे लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ये सब, ठीक। तो यहाँ पे एक आता है सीजनल ब्रीडर, एनिमल्स का एग्जाम्पल होगा, और यहाँ पे फोटो पीरियोडियम। तो ये है कॉन्शियसनेस में, बस यही ध्यान रखना है कि सब में ये फीचर होता है, इसलिए जो हमने शुरू में लिखा था कि ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। और बाकी ये क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिया है, पेशेंट लाइंग इन कोमा, लिविंग और नॉन लिविंग, ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, अगले वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे। बाकी आप इतना बस समझें कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म्स हैं, ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर आर लिंक्ड टू वन अनदर, लिंक टू वन अनदर बाय शेयरिंग जेनेटिक मटेरियल। देखिए एनसीईआरटी के पहले ही चैप्टर में आपको 12th का जो जेनेटिक्स है ना उसकी याद दिलाती है, ठीक है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी को समझना इसलिए थोड़ा टफ है, इसलिए एक एक चीज को, एक एक लाइन को हम आपको क्लियर कराते जा रहे हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।